गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बुक के अंतिम 4 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्ट रेल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी दिया हुआ है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 चैप्टर है। एक अंतिम वाला सबसे लास्ट में जो प्रायिकता है वो चैप्टर है। उससे पहले वाला है एक जिसमें पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक निकालने के लिए। उससे पहले है शंकुर बेलन का क्षेत्रफल आयतन निकालने वाला। और उससे पहले है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो क्वेश्चन है वो चैप्टर। ये अंतिम 4 चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निम्न में से थीटा कोण वाले तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पे कोण है थीटा और त्रिज्या है आर। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है हमको। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि उसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ऑप्शन ए में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। दूसरा क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा ये निकालना है हमको। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए अर्धवृत्त का ये वृत्त हो गया, अर्धवृत्त का हमको निकालना है। तो अर्धवृत्त का पहले हम ले लेते हैं फिगर। ये वृत्त है। अब हमको अर्धवृत्त का पूछ रहा है, तो वृत्त को जब आधा भाग में बांट देंगे तो वही हो जाएगा अर्धवृत्त। अब वृत्त का परिमाप जो है वो होता है कि जैसे यहाँ से अगर कोई चलने के लिए किनारे किनारे शुरू करेगा, ऐसे करके फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आके रुक जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा इस वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, जिसको वृत्त की परिधि भी कहते हैं। वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप एक ही चीज़ है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ हमको निकालने बोल रहा है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम, जब अर्धवृत्त का निकालने बोल रहा है तो इसको हम 2 से भागा दे देंगे। तो अर्धवृत्त के लिए हो गया ये। अब अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब यहाँ पे हो गया, सिर्फ मेरा अर्धवृत्त अभी किए तो वो निकला मेरा यहाँ से लेकर के इतना दूर तक का। अभी ये 2 पाई आर को जब 2 से भागा दे देंगे तब वो हो जाएगा, पहले जब 2 पाई आर था तो वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ के लिए था। जब इसको 2 से भागा दे देंगे तो ये सिर्फ अब हो गया इतना दूर के लिए। अब अर्धवृत्त का परिमाप जब निकालना है तो वो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी, तब ये अर्धवृत्त का परिमाप कंप्लीट होगा। तो इतना दूर तक का हो गया। 2 पाई आर को 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा पाई आर। तो ये हो गया इतना दूर के लिए। अब जो बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये है एक त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ भी है एक त्रिज्या। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। तो इसमें हम जोड़ देंगे 2 आर, आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा। तो ये जोड़ देंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा। तो आ गया क्या, पाई आर प्लस 2 आर। तो इसका हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा थीटा कोण वाले तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हमको निकालना है। तो त्रिज्यखंड बनाते हैं एक हम पहले।
ये हो गया सर्कल। त्रिज खंड का बोल रहा है, संगत चाप, त्रिज खंड, इसको ले लेंगे हम। ये हो गया त्रिज खंड, ये हो गया थीटा यहाँ पे मेरा, और ये हो गया यहाँ पे आर। तो ये है यहाँ थीटा दिया हुआ। तो इस त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई क्या होगा? तो ये होता है चाप की लंबाई, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला यही होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अब ऑप्शन में 2 पाई आर थीटा ये ऊपर में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, पाई आर थीटा है, पाई आर थीटा है, पाई आर है, पाई आर है, और मेरा यहाँ फॉर्मूला में होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो 2 पाई आर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना होगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। जब 2 कहीं पे नहीं है दिया हुआ ऑप्शन में और फॉर्मूला में 2 होता है, तो इस 2 को हमको हटाना होगा। तो 2 को कैसे हटाएंगे? ये 2 से जब 360 को काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180। तो अब ये क्या हो गया? अब आ गया मेरा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो यहाँ ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो अब मेरा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीनों के बीच में संबंध क्या होता है? इसका संबंध का हम लोग जानते हैं कि ये होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये हो जाएगा 3 माध्यक प्लस बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसमें दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, याद रखना है, ये सब अक्सर पूछता है परीक्षा में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक जो निकालते हैं, इसमें सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे एक्यूरेट जो माप देता है वो कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त माप होता है माध्य। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा, ये निकालना है। तो सम संख्या प्रथम 3, शुरू से 3 ठो सम संख्या लेना है। तो सबसे पहला सम संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 6। तब प्रथम 3 सम संख्या ले लिए, अब इसका माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 और 2 12, 12 बटे 3, इसको काट देंगे तो आएगा 4। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि संचयी बारंबारता का वक्र भी कहते हैं, संचयी बारंबारता का वक्र को त्वरण भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। ये संचयी बारंबारता का वक्र को त्वरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मान होता है। कोई भी घटना है तो उसका वो घटना घटने का चांस को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, और घटना नहीं घटने का चांस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये दोनों को मिला करके इसका सम होता है 1। कोई भी घटना घटने और नहीं घटने, उसका मान होता है 1। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो जो घटना घट ही नहीं सकता है उसका प्रायिकता होता है 0, और जो घटना कन्फर्म रहता है कि ये घटना घटेगा ही घटेगा, उसका प्रायिकता होता है 1। तो ऐसा कौन सा घटना है जिसके बारे में हम कन्फर्म कह सकते हैं कि ये घटेगा ही घटेगा?
उसके लिए तो जैसे हम अगर कहें कि सूर्य का पूर्व में उगना, ये घटना कन्फर्म है कि घटेगा ही, पूर्व के अलावा ये पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं हो सकता है, तो उसका सूर्य के पूर्व में उगना ये निश्चित घटना है, तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 1। और असंभव घटना जैसे कहेंगे अगर सूर्य का पश्चिम में उगना वो असंभव है, तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पूछ रहा था असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो जो घटना असंभव उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को जब उछालेंगे तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा ये हमको निकालना है। तो प्रायिकता निकालने के लिए जानते हैं कि कुल जो परिणाम रहता है वो हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें एक हेड रहता है, एक टेल रहता है, यही दोनों में से कुछ आएगा, तो कुल परिणाम इसका 2 हो गया, तो वो हो जाएगा नीचे। अब हमको प्रायिकता निकालना है कि हेड आने का प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्का में एक ही हेड रहता है, तो मेरे फेवर में एक है हेड सिर्फ, तो ऊपर में हो जाएगा 1, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है वो ग्रुप बी का है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट रेल में ABCD 4 सेक्शन में पूछता है, तो अभी तक 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1-1 नंबर का। अब 11 और 12 2 क्वेश्चन मिलेगा, वो 2-2 नंबर का रहेगा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, उसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम बेलन बना लेते हैं। ये हो गया बेलन, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो गया इसका 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r², r 7 दिया हुआ है, तो 7 गुने 7 गुने h, ऊंचाई 5 दिया है, तो ये हो गया 5। अब ये 7 और 7 कट जाएगा, तो बच गया 22 गुने 7 गुने 5। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और ये 770, इतना हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है यदि x 2 3 और 5 का माध्य 4 हो तो x ज्ञात कीजिए। 4 संख्या दिया हुआ है x 2 3 और 5, और ये चारों का माध्य दिया हुआ है कि 4 है, तो x का मान क्या होगा। तो जितना भी संख्या का माध्य निकालना रहता है उसको जानते हैं कि हम सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे है ये x, उसको +2 उसको भी जोड़ देंगे, +3 +5 सभी को जोड़ देंगे। अरे जितना संख्या उससे भागा दे देंगे, तो 1 2 3 4 कुल 4 संख्या है, तो इसको 4 से भागा दे देंगे, वही हो जाता है माध्य। तो माध्य यहाँ पे दे दिया है कि माध्य जो है वो 4 है, तो माध्य की जगह पे यहाँ पे 4 दे दिया है, तो 4 लिख दिए उधर। अब इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 हो जाएगा। तो ये x + 10 इधर हो गया, x + 10 बराबर ये 4 जो है वो इससे तिरछा गुना होगा, तो हो जाएगा 4 गुने 4, इधर हो जाएगा 16। अब इससे x का मान निकालना है हमको। यहाँ से 10 जो प्लस में उसको जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 - 10। 16 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 6, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, x का मान 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे दिया हुआ है कि एक शंकु तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु दिया हुआ है, तो सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। ये शंकु हो गया।
शंकु में बोल रहा है कि इसका तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ये है तिर्यक ऊंचाई इसका। इधर ये तिर्यक ऊंचाई और इसको कहते हैं ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं पहले हम। तिर्यक ऊंचाई ये हो गया 16 और त्रिज्या हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? शंकु का अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता तो वक्र पृष्ठ कहने का मतलब हो गया ये किनारे किनारे का इसका क्षेत्रफल। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने बोल दिया तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल प्लस ये जो नीचे में दिया हुआ है वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल मिला करके जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो कि जब इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एल बचेगा, ये हो जाएगा एल प्लस यहाँ पे एक आर बचा हुआ रहेगा आर। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब पाई का मान बैठा देंगे 22/7 गुने आर है त्रिज्या दिया हुआ है 14 तो यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर ब्रैकेट बंद कर दी। एल है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 16 तो ये हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे आर है 14 त्रिज्या तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 से इस 14 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो वो ये इधर 22 गुने 2 गुने, अब ये 16 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 132, यही हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना घन सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। एक आंकड़ा दिया हुआ इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया हुआ और एक कॉलम दिया है बारंबारता का। तो इसको हमको जो 2 खंड में दिया हुआ है वो हमको पहले 4 खंड में बनाना होगा, जिसमें से एक हो जाएगा वर्ग अंतराल वाला और दूसरा हो जाएगा बारंबारता जिसको एफ कहते हैं जो दिया हुआ है। तीसरा जो है वो हो जाएगा वर्ग चिन्ह का जिसको एक्स से सूचित करते हैं हम लोग, वो एक्स हो जाएगा। और अगला जो रहेगा वो एफ इंटू एक्स दोनों को गुना करके लिखेंगे, वो हो जाएगा। तो पहला दिया हुआ वर्ग अंतराल 50 से 52, ये हो जाएगा 50 से 52। इसका फ्रीक्वेंसी, इसका बारंबारता दिया हुआ 15 तो यहाँ पे हो जाएगा 15। वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह को निकालते हैं जिसमें निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं तो वही हो जाता है वर्ग चिन्ह जिसको x से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ निम्न वर्ग सीमा 50 है, उच्च वर्ग सीमा है 52, तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 50 + 52/2, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 102, 102 को 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 51। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे 51। अब ये वर्ग चिन्ह हो गया x और ये हो गया बारंबारता f। अब ये f और ये x जो है वो दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से सभी में करेंगे हम, ये जो भी बारंबारता दी है 52 से 54 यहाँ पे लिखेंगे 52 से 54, उसका बारंबारता लिखेंगे। ये 52 और 54 दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये fx जो है उसको ये दोनों को गुना करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे।
फिर जब सभी का कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर माध्य का फॉर्मूला बैठाएंगे। माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब है कि एफ और एक्स जो दोनों को गुना करके इसमें लिखे रहेंगे वो सभी को जोड़ देंगे, कुल जो आएगा वही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ मतलब कि जो बारंबारता दिया हुआ ये सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से भाग देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब ये F1 F2 F0 L क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले बहुलक निकालना है। तो बहुलक वर्ग को हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये जो वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 40 दिया हुआ है, इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग कहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा बारंबारता होगा। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ है 15। तो 15 वाला जो वर्ग अंतराल 30 से 40 है, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे मेरा बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। अब बहुलक वर्ग 30 40 जब मेरा निकल गया तो इसी से सब कुछ निकल जाएगा मेरा। अब 30 से 40 जब बहुलक वर्ग हो गया तो बहुलक वर्ग में एक निम्न सीमा होता है और एक उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा होता है वो ये एल से सूचित करते हैं उसको। तो यहाँ पे निम्न सीमा 30 है, तो ये इसका एल हो जाएगा 30। तो एल बराबर आ गया 30। अब F1 जो है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग मेरा है 30 से 40। जब 30 से 40 है बहुलक वर्ग, तो उसका बारंबारता जो है वही हो जाएगा मेरा F1। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है 30 से 40, का बारंबारता है 15, तो ये F1 हो जाएगा 15। उसके बाद है F0। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाता है F0। तो ये F0 है, यहाँ पे बहुलक वर्ग है 30 से 40, उससे पहले वाला वर्ग है 20 से 30, तो इसका बारंबारता 8 है। तो F0 हो जाएगा 8। अब F0 हो गया, F1 हो गया। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के बाद है 40 से 50 वाला वर्ग, इसका बारंबारता 9 है, तो F2 हो जाएगा 9। और H जो है वो होता है वर्ग माप, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये कितना का अंतर है वही होता है वर्ग माप, जिसको H से सूचित करते हैं। तो 10 से 20, तो इस 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा वर्ग माप जिसको H से सूचित करते हैं। तो ये अब सभी का मान बैठा देंगे और इसको हल करेंगे, जो होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको हल करके दिखाते हैं यहाँ हम। एल अभी हम निकाले थे, बहुलक वर्ग मेरा 30 से 40 हुआ था, तो एल हो जाएगा 30। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, तो F1 है यहाँ पे 15 माइनस F0। तो F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता 8 है, तो F0 हो जाएगा 8 बटे 2F1। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 15 है, तो 2F1 करेंगे तो 15 को 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, माइनस F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है 30 से 40, इससे पहले वाला वर्ग हो गया 20 से 30, इसकी बारंबारता 8 है, तो F0 हो जाएगा 8 माइनस F2। तो यहाँ पे F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग का बारंबारता 9 है, तो F2 हो जाएगा यहाँ पे 9। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये H जो दिया हुआ वर्ग माप, ये 10 से 20, तो ये 10 का अंतर है, तो यही हो जाएगा वर्ग माप, तो ये हो गया
10। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। ये 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 15 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 7, और गुने में 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा गुने में 10 बटे 30 में से माइनस करेंगे 8 और 9, तो ये दोनों को जब घटाएं 8 और 9 जोड़ करके हो जाएगा 17, तो 30 में 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब इसको हल करना है हमको। ये 13 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 390। यहाँ पे नीचे हो जाएगा 13, और 10 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 70। तो 390 और 70 को जोड़ के 13 से भागा दे देंगे, जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट में 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा। दूसरा में पूछ रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पासा है जिसकी लूडो की गोटी को पासा कहते हैं, उसमें 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ रहता है। अब एक पासा को 2 बार फेंक रहा है तो 2 बार फेंकने से 5 एक भी बार नहीं आवे, इसकी क्या प्रायिकता है। 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका क्या प्रायिकता होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि चाहे एक पासा को 2 बार फेंकें या तो फिर 2 पासा को एक बार फेंकें, एक ही बात होता है। तो मान लेते हैं एक पासा इधर वाला हो गया और एक पासा इधर वाला हो गया। अब जब एक बार फेंका गया दोनों पासा को एक बार, तो इस पासा में हो सकता है कि एक आया और इस पासा में भी एक आया, ऐसा हो सकता है। फिर इधर वाला पासा में दूसरा बार फेंके जब, तो इसमें एक बार में एक आया, इधर वाला पासा में 2 आ गया। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इस पासा में 1 आया, इस पासा में 3 आ गया। ऐसे ही करके इसमें 1, इसमें 4, फिर इसमें 1 तो दूसरा में 5, इसमें 1 तो दूसरा में 6, इस तरह से करके टोटल इसमें 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा फिर क्या हो सकता है कि इस पासा में 2 आए लेकिन इस पासा में 1 आ गया, फिर इसमें 2 आया, इसमें 2 आ गया, ऐसे करके फिर 6 ठो इसमें आएगा, ऐसे ही करके इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा। तो कुल जो है तो कुल यहाँ पे हो जाएगा, इसका प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो कुल जिसका निकालेंगे घटना हो जाएगा 6 गुने 6, इसका हो जाएगा 36। प्रायिकता निकालते हैं, नीचे में हो जाता है कुल जितना आने का चांस रहता है, तो कुल यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब ऊपर में हमको 5 पहले देखते हैं कि 5 कम से कम एक बार 5 आने का कितना प्रायिकता होगा, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर 5 नहीं आने वाला निकाल लेंगे। तो कम से कम एक बार 5 कितना बार आया हुआ है, ये है जिसमें से कि कम से कम एक बार 5 आया हुआ है। कम से कम एक बार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में 5 आ जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। तो एक जगह यहाँ पे आया हुआ है, तो ये एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक यहाँ पे है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार ऐसा होगा। ये टोटल फेंकने पर में 11 बार ऐसा होगा कि कम से कम एक 5 सब में आएगा। तो यहाँ पे हम पहले 5 आने, कम से कम 5 आने की प्रायिकता को निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11/36। तो 5 कम से कम 5 आने, एक बार में 5 एक पर किसी भी पासा में एक में 5 आवे, इसका प्रायिकता हो जाएगा 11/36। ये हो गया दूसरा का आंसर। अब पहला में निकालना था कि 5 एक बार भी नहीं आवे, तो 11/36 बार है कि 5 कम से कम आ रहा है एक बार। तो 5 नहीं आने का प्रायिकता हम जानते हैं कि आने और नहीं आने दोनों मिला करके होता है प्रायिकता 1। तो 5 आने का प्रायिकता हो गया 11/36, तो 5 नहीं आने का प्रायिकता हो जाएगा 1 में से 11/36 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही हो जाएगा 5 नहीं आने का प्रायिकता। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 36, ये हो जाएगा 36 - 11 हो गया 25/36।
36। तो पहला का हो जाएगा 5 जो है वो किसी बार भी नहीं आएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा 25/36। और दूसरा का हो जाएगा कि 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा 11/36। तो इस तरह से ये 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके वो ख़त्म हो गया। ये 16वां नंबर जो है वो डी ग्रुप में, प्रोजेक्ट रेल वाला में डी ग्रुप में आता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 5 नंबर का है, अगर ये पूछेगा भी तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बाकी इससे पहले वाला 3 नंबर का था 2 क्वेश्चन सी ग्रुप वाला, उससे पहले बी ग्रुप वाला 2 नंबर का था, और उससे पहले ए ग्रुप वाला 10 क्वेश्चन जो था वो 1-1 नंबर का था। तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करके और दिखा दिए हैं। अब यहाँ ये आगे दूसरा सेट बनाएंगे, उसमें फिर और भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ये अंतिम 4 चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें प्रायिकता वाला था, शंकु और बेलन का आयतन और क्षेत्रफल वाला से था, फिर माध्य माध्य का बहुलक निकालने वाला से था, और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल से था। चैनल पे बने रहना है, आगे फिर दूसरा सेट आएगा उसको भी हम अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।